यह सीटेट की आज हमारी साइकोलॉजी की 3rd क्लास है, ठीक है। और सीटेट की फर्स्ट और सेकंड क्लास चैनल पर अपलोडेड है साइकोलॉजी की, वो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला संप्रदाय है वो कौन सा है? संरचनावाद। और इसके जनक कौन है? विलियम वुंट और टिचनर। टिचनर जो थे विलियम वुंट के सहयोगी थे। संस्थापक, संरचनावाद के संस्थापक कौन है? विलियम वुंट व उनके सहयोगी टिचनर। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कभी कभी कि संरचनावाद के संस्थापक कौन हैं। तो संरचनावाद के संस्थापक कौन है? विलियम वुंट। यह सीटेट की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, और ये यूपी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब अंतर्दर्शन विधि, जो ये अंतर्दर्शन विधि है ये संरचनावाद की ही देन है, ठीक है। अंतर्दर्शन विधि का मतलब क्या होता है? खुद के अंदर झांकना, खुद के अंदर, ठीक है, झांकना। अब अंतर्दर्शन विधि में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि अंतर्दर्शन विधि में जो गुण हैं वो क्या है कि ये सबसे अच्छी विधि है अगर व्यक्ति सच बोल रहा है। लेकिन दोष क्या है? अगर व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो यह विधि का उपयोग गलत होगा। जो विलियम वुंट थे, इन्होंने 1889 में जर्मनी के लिप्जिंग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला बनवाई। क्वेश्चन आ जाता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर बनी? तो वो कहाँ पर बनी थी? जर्मनी के लिप्जिंग में। और कब बनी थी? 1879 में। अब क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये यूपी टेट में पूछा भी जाता है कि भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब बनी? तो कब बनी? 1922 में। और किसने बनवाई थी? डॉक्टर सेन गुप्ता ने बनवाई थी, कलकत्ता में। मनोविज्ञान की अंतर्दर्शन विधि भी संरचनावाद की विधि है। ये जो अंतर्दर्शन विधि है यह संरचनावाद की ही देन है। अंतर्दर्शन विधि का अर्थ क्या होता है? खुद के अंदर झांकना। संरचनावाद मनुष्य के अनुभव का केंद्र उसकी चेतना को मानता है। मनोविज्ञान में ये जो अंतर्दर्शन विधि है किसकी देन है? संरचनावाद की। फर्स्ट आपका ये बना, ठीक है। सेकंड, इसका अर्थ क्या होता है? अंतर्दर्शन विधि में अंतर्दर्शन का जो अर्थ है वो क्या होता है? खुद के अंदर झांकना, अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को देखना कि हाँ हमारे अंदर क्या कमी है या हमारे अंदर क्या खूबी है। ये सब क्या है? ये आपका अंतर्दर्शन है। आप खुद के अंदर झांक रहे हैं। जैसे मान लो आपका कोई एग्ज़ाम है और उसमें आपका स्कोर कम रह जाता है, तो आप ये सोचेंगे कि हाँ आपका इस बार जो स्कोर कम रह गया तो वो कम क्यों रह गया, मैंने ऐसी क्या कमी कर दी, फिर आप और अच्छा करेंगे। ये होता है खुद के अंदर झांकना। संरचनावाद में मनुष्य के अनुभव का केंद्र उसकी चेतना को माना गया है, ठीक है। संरचनावादी जो थे इन्होंने चेतना के 3 पक्ष बताए। कौन कौन से? संवेदना, भाव, प्रतिमा। अब इसे एक उदाहरण से आप समझिए। एक विद्यार्थी एक परीक्षा दे रहा है, ठीक है, जिसका समय पत्र देखना उसका प्रत्यक्षीकरण है। समय पत्र देखना क्या है? उसका संवेदना, ठीक है। और 1 घंटे में वो उस प्रश्न पत्र को हल कर लेगा, यह विचार उसके अंदर आना। 1 घंटे में प्रश्न पत्र को हल कर लेगा, यह विचार उसके अंदर आया। ये क्या हुआ? उसके मन का भाव। अब भविष्य में उसी का अनुसरण करना कि जो उसने विचार किया था कि मैं 1 घंटे में एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कर लूँगा, अब फ्यूचर में उसने उसी का अनुसरण किया, तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिमा। अब सेकंड चलते हैं। सेकंड है हमारा प्रकार्यवाद। इसकी स्थापना अनौपचारिक रूप से किसने की थी? विलियम जेम्स ने। कब की थी?
1819 में। और इसके बारे में इन्होंने किस में जानकारी दी है, एक बुक लिखी थी इन्होंने, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, इसमें बताया है। ठीक है, इन्होंने कहा है प्रकार्यवाद में कि मनोविज्ञान का संबंध इस बात से है कि चेतना क्यों और कैसे कार्य करती है। प्रकार्यवाद का जन्म संरचनावाद के विरोध में हुआ। प्रकार्यवाद का जो जन्म था वो किसके विरोध में हुआ, संरचनावाद के विरोध में। ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकार्यवाद का जन्म किसके विरोध में हुआ, तो किसके विरोध में हुआ था, संरचनावाद के। उन्होंने कहा कि चेतना का कोई अर्थ नहीं है जब तक वह उद्देश्यपूर्ण कार्यों में प्रयोग न की जाए। अब इसी से आपको क्यों और कैसे का पता चलेगा कि चेतना क्यों और कैसे कार्य करती है। मान लो आप बैठे हुए सोच रहे हो कि हाँ मेरा एग्ज़ाम सॉल्व हो जाए, मेरा पेपर अच्छा हो जाए, मेरी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, लेकिन क्या आपके सिर्फ सोचते रहने से आपका कार्य पूरा हो जाएगा? नहीं ना, उसके लिए आपको कार्य करना भी पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति बैठे बैठे यह सोचने लगे कि काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता या काश मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो क्या ये सोचना उद्देश्यपूर्ण है? उसके लिए उसे कुछ कार्य भी तो करने होंगे जिससे समाज को कोई फायदा हो, तभी चेतना उद्देश्यपूर्ण कहलाएगी। तो इसे भी एक उदाहरण से आप देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति का अकेले में बैठकर खुद को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सोचना चेतन अवस्था ही है। अगर वो ये सोच रहा है कि काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता है या मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, तो ये क्या है, चेतन अवस्था ही है। मतलब वो सोच रहा है पर इसका कोई अर्थ नहीं है और इससे समाज को कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या ये सोचने से समाज को कोई फ़ायदा हो रहा है? कोई व्यक्ति बैठा बैठा अगर कुछ सोच रहा है तो उस सोचने से समाज को क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने यह भी कहा चेतना की परिभाषा देना असंभव है क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में चेतना अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। मनोविज्ञान का कार्य चेतना के प्रकार, परिक्रिया तथा उद्देश्यपूर्ण चेतना का अध्ययन करना है। आप अलग अलग परिस्थितियों में एक ही तरह से तो व्यवहार नहीं कर सकते। हर परिस्थिति में आपका जो रिएक्शन होगा वो अलग होगा। ठीक है, इसीलिए मनोविज्ञान का कार्य चेतना के प्रकार और परिक्रिया तथा उद्देश्यपूर्ण चेतना का अध्ययन करना है कि आप अपनी चेतना का प्रयोग उद्देश्यपूर्ण कार्यों में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी चेतना को जो इस्तेमाल है उद्देश्यपूर्ण कार्य में कर रहे हैं तो अच्छा है। इसीलिए संरचनावाद का जो है प्रकार्यवादियों ने विरोध किया। अब नेक्स्ट है हमारा व्यवहारवाद, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्यवहारवाद। ठीक है, ये चौथी विचारधारा थी और ये कब आया था, 19वीं सदी में। कौन लाए थे इसे, वॉटसन। इन्होंने क्या कहा कि चेतना जो है व्यवहार, मतलब इन्होंने क्या कहा कि जो आपकी चेतना है यह व्यवहार का विज्ञान है। बहिर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि किसकी देन है, व्यवहारवाद की। बहिर्दर्शन विधि क्या कहती है, बाहरी व्यवहार का अध्ययन। बहिर्दर्शन विधि में बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है क्योंकि उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आप व्यक्ति के बाहरी व्यवहार से नोट कर सकते हैं कि हाँ व्यक्ति कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और उसके किसी भी व्यवहार का आप निरीक्षण कर सकते हैं। उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है। आप समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं तो आप समाज के प्रत्येक व्यक्ति से हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपने बड़ों से, अपने समवयस्कों से, अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से, अपने विद्यालय में या अपनी सामाजिक किसी संस्था के द्वारा कुछ सीखते हैं। तो वो जो आपका सीखना है वो कहाँ हो रहा है, बाहरी वातावरण में। बहिर्दर्शन विधि में बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है ये मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ, क्योंकि बाहरी व्यवहार का आप निरीक्षण कर सकते हैं। इसको निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। उन्होंने मनोविज्ञान पर बढ़ते हुए चेतना, मन, आत्मा के वर्चस्व का विरोध किया
और कहा कि इन शब्दों को परिभाषित करना असंभव है। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान की अध्ययन वस्तु व्यक्ति का बाहरी व्यवहार ही होना चाहिए। इन्होंने मनोविज्ञान की जो अध्ययन वस्तु है वो किसे माना? वॉटसन ने। इन्होंने माना बाहरी व्यवहार को। क्यों? क्योंकि उसका निरीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए वो मानते हैं उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है। इसीलिए वो कहते हैं, वॉटसन कहते हैं कि जो हमारा सीखना है वो हमेशा बाहरी वातावरण में होता है। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रवाद का सिद्धांत। क्षेत्रवाद का सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन ने। ये यूपी टेट में आपके आ सकता है क्वेश्चन। अब इन्होंने जो क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया था, इसके 3 पक्ष बताए: कर्षण, सदिश और गति। कर्षण, कार्य का होना या ना होना निश्चित होता है। मतलब कोई काम जो है आपने सोचा तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। कार्य हो भी सकता है और नहीं भी। सदिश, अगर कर्षण धनात्मक तो उद्देश्य प्राप्ति की दिशा और उसके लिए किया गया प्रयास सदिश कहलाएगा। अगर कार्य अच्छा है तो उस उद्देश्य प्राप्ति की दिशा और उसके लिए जो किया गया प्रयास है वो सदिश कहलाएगा। लेकिन बाहरी तत्व वो बाधा डालेंगे। जैसे आपने कोई कार्य करने का सोचा, ठीक है, और आप उस पर लगातार अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बाहरी तत्व तो बाधा डालेंगे। कभी आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति में कोई काम करना पड़ जाएगा, कभी कुछ करना पड़ जाएगा। मतलब क्या होता है कि जैसे इसे आप अपने जीवन से जोड़ें, अपने जीवन से। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अब क्या होता है कि कभी कभी कुछ गैप आ जाता है, कभी कोई घर में प्रॉब्लम आ जाती है, या कभी उसी की अपनी स्टूडेंट लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिससे क्या होता है कि कभी कभी ब्रेक लग जाता है स्टडी में, 10-15 दिन का या 1 महीने का। लेकिन संवेदनात्मकता बाधाओं को दूर करके लक्ष्य की प्राप्ति गति कहलाएगी। लेकिन इन प्रॉब्लम्स से जो घबराए नहीं और इन प्रॉब्लम्स का जो सामना करे और इन प्रॉब्लम्स को दूर करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहे, वो क्या कहलाता है? गति। जिससे आपका कार्य बीच में रुके नहीं। क्योंकि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि हाँ प्रॉब्लम नहीं आएंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को दूर करके लगातार अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते रहना, जिससे क्या होता है कि उसमें गति आती है। बाधाओं को दूर करके लक्ष्य की प्राप्ति गति कहलाएगी। नेक्स्ट, इसे आप इस एग्जाम्पल से समझें। कर्ट लेविन के सिद्धांत गति मनोविज्ञान पर आधारित है। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कर्ट लेविन का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? गति मनोविज्ञान पे। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति का एक मनोवैज्ञानिक जगत होता है जिसके अंतर्गत उसकी जीवन प्रक्रिया चलती रहती है। उसके मनोवैज्ञानिक जगत की कुछ सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं के बाहर बाहरी और तथ्य मौजूद होते हैं जो समय समय पर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। अब सरल जीवन जीने के लिए एक व्यक्ति बाहरी जगत और मनोवैज्ञानिक जगत में आने वाली बाधाओं और चुनौतियों को दूर करके अनुकूलन बनाता रहता है। जैसे मैंने अभी आपको यूपीएससी स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया कि कोई स्टूडेंट है, उसने सोचा कि हाँ मुझे अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है 2 साल में या 3 साल में क्लियर करना है। अब वो इसी दुनिया में रहता है, इसी समाज का प्राणी है, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि हाँ प्रॉब्लम नहीं आएंगी और वो लगातार अपने कार्य पे लगा रहेगा, प्रॉब्लम आएंगी। तो क्या है कि वो लगातार अपना कार्य करता रहेगा और बाहर से आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उन्हें दूर करके उनके बीच में एक समायोजन बना लेगा कि हाँ वो अपने कार्य पर बाहरी बाधाओं का प्रभाव नहीं पड़ने देगा, जिससे वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति आसानी से कर लेगा। और यह कब होगा? जब वो मनोवैज्ञानिक जगत, मतलब जैसे उसने सोचा हुआ है कि हाँ मुझे यूपीएससी क्लियर करना है और बाहर जो बाधाएं हैं, जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
यूपीएससी और प्रॉब्लम्स, ठीक है, इनके बीच में बैलेंस। बना लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेगा। ये आपको आई होप इस वाले एग्जाम्पल से क्लियर हो गई होगी बात। अब ये जो प्रयोजनवाद के जनक हैं, ये कौन है आपके, मैक्ड्यूगल। अब प्रयोजनवाद को प्रेरकीवाद भी कहते हैं और इस प्रेरकीवाद को हार्मिकवाद भी कहते हैं। मतलब प्रयोजनवाद, प्रेरकीवाद और हार्मिकवाद के जनक कौन है, मैक्ड्यूगल, क्योंकि इन तीनों का जो अर्थ है वो एक ही है। अब मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, तो वो किसने दिया था, विलियम मैक्ड्यूगल ने। प्रेरकीय और प्रयोजनवादी सिद्धांत के जनक कौन है, विलियम मैक्ड्यूगल हैं। अर्जित गुणों के वितरण का नियम किसने दिया, विलियम मैक्ड्यूगल ने दिया। ये 4-5 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं इसी एक स्लाइड पे, जो कि यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, आपके टीचिंग लाइन से रिलेटेड सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। और ये वाला तो आता ही आता है, ये आपका, एक सेकंड, ये वाला तो आपका मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत और अर्जित गुणों के वितरण का नियम, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछे भी जाते हैं नॉर्मली आपके यूपी टेट में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहा गया है कि ये जो हार्मिक शब्द है ये यूनानी भाषा से लिया गया है। ये जो हार्मिक वर्ड है ये कहाँ से आया है, यूनानी लैंग्वेज, यूनानी, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है हार्मिक का, प्रेरक। मैक्ड्यूगल ने कहा व्यक्ति तब तक व्यवहार नहीं करेगा जब तक प्रेरक की उपस्थिति न हो। हार्मिक वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, प्रेरक। ये कौन सी भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का। और मैक्ड्यूगल क्या कहते हैं, व्यक्ति तब तक कोई भी व्यवहार नहीं करेगा जब तक प्रेरक की उपस्थिति न हो। अब प्रेरक पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इन्होंने प्रवृत्ति के 3 पक्ष बताए, कौन कौन से, संवेगात्मक, चेष्टात्मक या क्रियात्मक और संवेगात्मक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, एक सेकंड। भावनात्मक, संवेगात्मक, किसी वस्तु को देखकर मन में भाव उत्पन्न होना, ठीक है। अब क्या, जैसे एक बच्चा है, उसने सांप को देखा और सांप को देख के वो डर गया, तो मन में क्या भाव आया, डरने का। दूसरा, चेष्टात्मक या क्रियात्मक, मन में विचार आने पर क्रिया। अब जैसी वो डरा तो क्या हुआ, उसने क्रिया की। क्रिया क्या की, वो भागा। ये क्या हो गया, भागना क्या हो गया, एक क्रिया हो गई। संवेदनात्मक, किसी वस्तु को देखकर दुख एवं सुख का अनुभव होना। अब बच्चे ने सांप देखा, सांप देख के वो डर गया, तो ये डर क्या है, दुख है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। भावनात्मक या संवेगात्मक पक्ष, एक बच्चे का सांप को देखकर डरना, ठीक है। ये डरना क्या हो गया, भावनात्मक और संवेगात्मक पक्ष हो गया। अब जबकि उसका भाग जाना, उसका भागना क्या हो गया, क्रियात्मक। सांप के बारे में उसका अनुभव, सांप के बारे में उसका अनुभव कैसा रहा, बुरा रहा। बुरा क्यों रहा, क्योंकि वो डरा। तो डरना क्या अच्छा अनुभव है, बुरा अनुभव है, ठीक है। कैसा अनुभव है डरना, बुरा अनुभव, जिस कारण से ये क्या हो गया, संवेगात्मक। आई होप आपको ये वाला जो मैक्ड्यूगल का सिद्धांत है ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। मैं और इसे एक बार रिपीट कर देती हूँ, एक सेकंड। रुकें।
एक सेकंड, भावनात्मक और एक सेकंड, भावनात्मक और संवेगात्मक। तो इसमें क्या है, भावनात्मक और संवेगात्मक में किसी वस्तु को देखकर मन में भाव उत्पन्न होना। बच्चे ने सांप देखा, सांप को देख के वो डर गया, अब उसका डरने का भाव आया उसके मन में। कैसा भाव है? डरना। ठीक है, तो ये डरना क्या है? भावनात्मक। अब डरने के बाद उसने क्या किया कि भागा, ये भागना क्या है? क्रियात्मक। अब ये जो डर है ये कैसा अनुभव है? अच्छा है बुरा है? बुरा अनुभव। तो ये क्या हो गया? संवेगात्मक। नेक्स्ट स्लाइड पे ये ही है भावनात्मक पक्ष। चलिए यहाँ पे इसे एक बार और दोबारा से देखते हैं इस वाली स्लाइड को भी। ठीक है, भावनात्मक या संवेगात्मक पक्ष। एक बच्चे का सांप को देखकर डरना, ये डरना क्या है? भावनात्मक पक्ष। चेष्टात्मक या क्रियात्मक, जबकि उसका भाग जाना, उसका भागना क्या है? भागना क्या है? एक क्रिया है। सांप के बारे में उसका अनुभव। डरना, डरना कैसा अनुभव है? बुरा अनुभव। क्या डरना कोई अच्छा अनुभव होता है? बुरा अनुभव है। तो ये बुरा क्या हो गया? संवेगात्मक। अब लास्ट है हमारा जो कि इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही पॉइंट। ठीक है, और ये यूपी टेट में आते हैं पूछने के लिए क्वेश्चंस कि मैकडूगल अर्जित गुणों के वितरण का नियम दिया और चूहे के प्रयोग पर आधारित है। मैकडूगल ने जो अर्जित गुणों के वितरण का नियम है वो किस पर प्रयोग करके दिया? चूहे के पर प्रयोग करके। तो अर्जित गुणों के वितरण का नियम किसने दिया? मैकडूगल ने। मैकडूगल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर किया था। अब मूल प्रवृत्ति अर्जित नहीं होती बल्कि जन्मजात होती है, यह किसने कहा? मैकडूगल ने कहा। आपका भूख प्यास, आपका सोना जागना, ये सब आप जन्म के साथ लेकर, मतलब ये जो क्षमताएं हैं ये आपकी जन्मजात हैं, जन्म के साथ होती हैं, ये कोई आपको अर्जित नहीं करनी पड़ती। क्या आपको भूख प्यास अपनी अर्जित करनी पड़ेगी? ये जन्म के साथ ही हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट हैं आपके यूपी टेट सी टेट दोनों के लिए। और आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई, कल 4th क्लास करेंगे हम लोग। ठीक है, और सी टेट की 1st और 2nd क्लास चैनल पर है, आप वहाँ जाकर उसे देख लीजिएगा। साथ ही आज चैनल पर EVS की 1st क्लास भी अपलोड हो जाएगी।